लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो भी डायमेंशनल एनालिसिस हमने अभी तक सीखी उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। अब क्या लिमिटेशन है, तो जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा एक्सक्यूज़ मी या पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा दैट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पार्ट जब हम लोगों ने कवर किया तो उसमें 1/2 को बहुत ज़्यादा हमने महत्व नहीं दिया। तो जब भी हम कोई फिज़िकल क्वांटिटी को आपस में तुलना करते हैं या कोई फार्मूला डिराइव करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है या कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो डायमेंशनल फार्मूला डिराइव नहीं कर सकता, उसके बारे में वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो लिमिटेशंस में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। ओके, चलिए पहला लिखेंगे, दिस मेथड डज नॉट गिव, दिस मेथड डज नॉट गिव, दिस मेथड डज नॉट गिव any information, this method does not give any information about the dimensionless constant. This method does not give any information about the dimensionless constant, dimensionless constant। सामान्यतः हम लोग के लिख देते हैं कांस्टेंट के लिए, तो आप भी वहाँ पर छोटा सा ऐसा के बना सकते हैं ब्रैकेट में, है ना, डायमेंशन लेस कांस्टेंट के। ठीक है, दूसरा लिखें, सेकंड पॉइंट, इट फेल्स व्हेन द फिजिकल क्वांटिटी, इट फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटी, इट फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, it fails when the physical quantity depends on more than 3 physical quantities. It fails when a physical quantity depends on more than 3 physical quantities. Depends on more than 3 physical quantities. लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो कवर किया था कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम निकालने का प्रयास किया। वी ट्राइड टू डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन 3 फिजिकल क्वांटिटीज़। हमने उसमें लेंथ ले लिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास ऑफ द बॉब। तो हमने 3 चीज़ों को कंसिडर किया। अगर वहाँ पर हम और मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व करते तो ये एनालिसिस थोड़ी फेल हो जाती, नहीं कर पाती। ओके, आई बात समझ में? थर्ड पॉइंट लीजिए, इट फेल्स when a physical quantity, it fails when physical quantity, it fails when physical quantity, it fails when physical quantity, ब्रैकेट में लिख लीजिए एग्जाम्पल, e.g. एग्जाम्पल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एग्जाम्पल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, bracket close, is the sum or difference of 2 or more quantities, is the sum or difference of 2 or more physical quantity। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने ये देख लिया कि यू टी जो है वो s के बराबर जा रहा है। ए टी स्क्वायर, मैं हाफ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ए टी स्क्वायर, ये भी यू के एस के बराबर जा रहा है। लेकिन इन दोनों टर्म्स को प्रैक्टिकली या न्यूमेरिकल करने के लिए बीच में प्लस लगना चाहिए या माइनस लगना चाहिए, ये डायमेंशनल फार्मूला नहीं बता पाएगा। क्यों? बिकॉज समटाइम्स ये एक काइंड ऑफ रिलेशन है ना जो कांस्टेंट के साथ होता है। बात समझ में आ रही है कि कभी कभी क्या होता है, कांस्टेंट जो है के जो है, जैसे हाफ हमने लिखा, अब वो हाफ यहाँ पर क्या है, माइनस हाफ है कि प्लस हाफ है, ये नहीं मालूम, तो वो एक कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब वो कैसे पता करेंगे, तो वो नहीं कर पा रहे। तो किसी इक्वेशन में भी हम ये नहीं बता पा रहे कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर हैं या 2 से अधिक हैं तो उनको हम प्लस कर पा रहे हैं या माइनस कर पा रहे हैं।
वहाँ पर साइन क्या आनी चाहिए, ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे बाय दिस डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, चलिए आगे लिखें। नेक्स्ट, it fails to derive relationship it fails to derive relationship it fails to derive relationship which involves trigonometry which involves trigonometry, comma logarithmic LOGARITHMIC logarithmic, which involves trigonometric, logarithmic or exponential function or exponential function और एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब क्या मतलब है, हमने अभी जितनी भी चीज़ें बोली, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, रेशो पर काम करती है ना, परपेंडिकुलर टू बेस, दिस टू दिस। तो क्या इसकी कोई यूनिट होती है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री डील्स विथ रेशो। सिमिलरली लॉगरिदम की जब बात आती है तो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ पर काम करता है। एक्सपोनेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़ मतलब जो डिजिट्स हैं, मैथमेटिक्स है, उसके ऊपर काम करता है। ये किसी फिजिकल टर्म पे काम नहीं करता कि लॉग ऑफ वेलोसिटी, इट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं करते हम लोग। लॉग ऑफ सम नंबर है ना, अगर मान लो हमने कहा कि चलो वेलोसिटी जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है, तब हमने लॉग लगा दिया, बट वो तो एक मल्टीप्लिकेशन में भी काम आ सकता है। तो लॉग की भी अपनी एक लिमिटेशन है, एक्सपोनेंट की भी अपनी एक लिमिटेशन है, इट कैन नॉट डील डायरेक्टली विथ यूनिट सिस्टम। तो इसीलिए ऐसे अगर कहीं tan आ रहा है, कहीं log आ रहा है, या कहीं एक्सपोनेंशियल फार्मूले बन रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा डायमेंशनल फार्मूला या एनालिसिस फेल हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखें। थोड़ा रुक जाओ, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। समटाइम्स comma it is difficult to identify, sometimes it is difficult to identify, sometimes it is difficult to identify, sometimes it is difficult to identify the factors on which the physical quantity depends, factors on which physical quantity depends, factors on which physical quantity depends, factors on which physical quantity depends। फुल स्टॉप, आगे बढ़िए। द मेथड बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, इसी में आ गया है ना, द मेथड बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, द मेथड बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड when dimensional constant becomes more complicated, when dimensional constant like कैपिटल जी कहाँ पढ़ा था, कुछ याद है? कहाँ? करेक्ट, नहीं ये हाँ, वहाँ पर जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की थी तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक है, कॉमा स्मॉल h एक्सेट्रा। अब स्मॉल h क्या है? इट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। केमिस्ट्री में आप लोगों ने अगर पढ़ा हो स्कूल वगैरह में, तो केमिस्ट्री में प्लैंक्स कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह शुरू करते हैं तो वहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन होता है, तो स्मॉल h से उसको डिनोट करते हैं। सो ये डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं, ये डायमेंशन लेस नहीं है।
ठीक है, डायमेंशन लेस नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, हम लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम को डिराइव किया था, तो हम लोगों ने देखा कि टी इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एल अपॉन जी। बट अगर मैं वहाँ पर पूरा एनालिसिस करूँ तो आई विल फाइंड दैट इट इज़ इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। तो जब इक्वल टू साइन आ रही वहाँ 2 पाई है। 2 पाई क्या है? 2 एक नॉर्मल न्यूमेरिक कांस्टेंट है, पाई इज़ अगेन न्यूमेरिक कांस्टेंट, एक्चुअली पाई इज़ रेशो। तो ये दोनों क्या है? डायमेंशन लेस है। तो ठीक है, ये हम नहीं बता पा रहे। लेकिन अगर मान लो कहीं जी जैसी चीज़ आ जाए, तो हम लोगों ने क्लास 9th में देखा था कि जी का जो यूनिट है वो आप डिराइव कर सकते हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी की यूनिट हुआ करती थी। तो इस तरह से अगर यूनिट वाली कोई कांस्टेंट है तो उसे डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे बात समझ में? तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं, लगभग 5 लिमिटेशंस हम लोगों ने कवर किए। मूविंग अहेड विथ आर सिलेबस, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? टाइटल दे दीजिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो हमारे लिए मायने रखता है ना, जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, इज सिग्निफिकेंट, राइट। शब्द सिग्निफिकेंट का मतलब जो चीज़ हमारे लिए वैल्यू रखती है, ठीक है, महत्व रखती है, वो सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। फटाफट इसको लिख लेते हैं, ठीक है, और लिखते लिखते मैं आपको समझाते जाऊंगा। इसके रूल्स होते हैं, तो आप सिग्निफिकेंट ब्रैकेट में लिख दीजिए रूल्स। कौन कौन से रूल्स हैं इनको हम कवर करते हैं। यही रूल्स केमिस्ट्री में भी पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो अगर ना एक ही जगह आप पढ़ें कोचिंग, तो सामान्यतः ये टॉपिक्स फिर टीचर छोड़ देते हैं, बोले अरे ये तो अपन उसमें पढ़ चुके हैं टाइप का हो जाता है। बट चूँकि अभी प्रॉपर वीडियो फिजिक्स के बन रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कंसिडर करेंगे। लीजिए, पहला पॉइंट है रूल नंबर 1, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब अगर मैंने लिख दिया, एग्जाम्पल हर एक में लिखते जाना है। फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल लिखें। अगर मैंने लिख दिया मे बी 13.75, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या वो भी समझ लो, कि अगर मैंने कह दिया, अब आप इंजीनियरिंग लेवल में बात करिए, बिकॉज वी आर स्टडिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग लेवल में फिजिक्स का मेन एप्लीकेशन, मैं नहीं कह रहा कि बायो वालों के लिए कोई महत्व नहीं है फिजिक्स का, बिल्कुल है। लेकिन इंजीनियरिंग लेवल पे अगर हम बात कर ले, तो अगर लिखा है 13.75 सेंटीमीटर, देन इट हैज़ टू बी 13.75 सेंटीमीटर। वहाँ पर आप कहें सर 13.751 हो जाए तो चलेगा, नहीं होगा। इट हैज़ टू बी दैट मच प्रिसाइज। 0.1 मतलब आगे 001 भी नहीं चलेगा, एंड नाइदर 13.74 इज एक्सेप्टेड। इफ़ इट हैज़ बीन रिटर्न कि इतना डायमेंशन मुझे चाहिए तो इतना ही चाहिए। सोचिए, अगर आप मिशन मंगलयान पर काम कर रहे हैं, मिशन चंद्रयान पर काम कर रहे हैं, या आप कोई बम बना रहे हैं, मिसाइल के ऊपर काम चल रहा है, वी आर प्रिपेयरिंग डिज़ाइन ऑफ एटम बम में भी, ठीक है। अब उस समय आप सोचिए, इफ़ यू आर नॉट वेरी प्रिसाइज, तो हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा डेविएट कर सकते हैं अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट से। बात समझ में आ रही है? तो कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग जो प्रैक्टिकली हम काम करते हैं उनमें, अब मैकेनिक वगैरह अगर आप देखिए, सामान्य मैकेनिक जो काम करते हैं वो प्रिसाइज काम नहीं करते, उनके लिए मोटा मोटा हिसाब रहता है, 19-20 चल जाता है उनको, यस और नो, ठीक है। अगर ड्रेस खरीद रहे हैं, ओके, अब उसमें अगर आपको ये लग रहा है कि ब्लैक पैंट अगर मैंने लिया और उसके ऊपर मुझे नीले कलर का शर्ट चाहिए, अब एग्जांपल दे रहा हूँ, अब वो नीला शर्ट किसी भी शेड का हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इज़ इट वेरी सिग्निफिकेंट? नो, इट्स नॉट एट ऑल। तो बात समझ में आ रही है कि प्रिसिशन या सिग्निफिकेंस कितना हो सकता है, उस पर चर्चा हो रही है।
तो फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। अब बात आती चलो फिर केमिस्ट्री में नहीं है क्या, केमिस्ट्री वाले टीचर झगड़ा करने लगेंगे कि क्यों सर आपने तो फिजिक्स में बोल दिया वेरी इंपॉर्टेंट, अरे केमिस्ट्री में भी है। अब जब आप कोई एटम बम बना रहे हैं उसमें आपने अगर कोई कैलकुलेशन करके वैल्यू डाली कि इतना ये चाहिए इतना ये चाहिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप साइंटिस्ट लेवल पे पहुंच गए और आपको ये पता करना है कि कितना डाल दें हम ये कि, या दवाई की बात करें, चलो स्पीक ऑफ मेडिसिन, तो दवाई में अगर आप, दवाई मतलब केमिस्ट्री हो गई ना पूरी, अब उसमें अगर आप कह रहे हैं कि इतना मुझे ये वाला केमिकल और इतना ये चाहिए, तो वो उतना ही चाहिए, पता लगे एंजाइम्स जैसे थोड़े से होते हैं तो काम कर जाते हैं। दवाइयों में थोड़ा सा 19-20 हो जाए दिक्कत हो जाएगी। आप समझ रहे हैं बात को, मतलब असर जहाँ उसका पॉजिटिव होना है पता लगे वो जहर बन जाए, मतलब हो सकता है, आई डोंट नो, है ना, इतना बहुत मुझे फार्मेसा मतलब फार्मा के बारे में इतना कोई ज्ञान नहीं है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर का केमिस्ट्री में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, वहाँ भी है, बट यहाँ इंजीनियरिंग लेवल से हम बात करें, वहाँ पर हम मे बी बाय द कंसेप्ट ऑफ मेडिसिन हम बात करें, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए ना, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखेंगे ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये कि अगर मैंने कह दिया 100.05, फिर से बोल रहा हूँ, मैं रूल पढ़ रहा हूँ, ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 100.05 लिख दिया, ठीक है, और आगे कोई यूनिट हो सकती है, किलोमीटर, मीटर, वेलोसिटी, समथिंग लाइक दैट, व्हाट्सोएवर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5 हियर, समझ गए। चलिए नोट कर लें। तो ज़ीरोज़, ऐसा नहीं कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो की है, कब है, जब वो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो कब होगी और कब नहीं होगी उसको भी समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट, all zeros to the right of a non-zero digit ठीक है, क्या लिखा है, all zeros to the right of a non-zero digit, अभी पिक्चर बाकी है, but to the left of the decimal point, but to the left of the decimal point are not significant. अब इसमें थोड़ा सा हमें समझना होगा। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लिख लूँ, लेटर से मैंने लिखा 86400, ठीक है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 3, ठीक है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, तो यहाँ पर आप एक नोट डाल दीजिए, एक नोट है, क्या नोट है, ज़ीरोज़ लिखिए, ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट if they come from measurement, if they come from measurement, मतलब अगर मैंने 86400 सेकेंड लिख दिया, 86400 सेकेंड लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हो जाएंगे। ये ट्विस्ट समझ में आया।
नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, all zeros to the right, all zeros to the right of non-zero digit all zeros to the right of a non-zero digit, but to the left of a decimal point, but to the left of the decimal point, but to the left of the decimal point are significant. मतलब अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं नॉर्मल सी वैल्यू लिखूं 86400 और वहाँ पर लगा दूं एक डेसिमल 0.0, अगर डेसिमल लग गया तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 आ जाएंगे. ठीक है. अगर डेसिमल नहीं लगाया तो ऊपर वाला रूल सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे. अगर उसमें यूनिट लग गई और डेसिमल नहीं लगाया, कोई यूनिट लग गई, मेजरमेंट है, तो फिर से जीरोज वैलिड हो जाएंगे. ठीक. हाँ करें. नहीं, वो प्रिसाइज अभी नहीं है. ठीक है, आएगा, वो भी प्रिसाइज होगा, वो भी प्रिसाइज होगा. ठीक है, बट अभी हम क्या बताना चाह रहे हैं कि डेसिमल अगर लग गया तो पहले के जीरोज जो है टुवर्ड्स द राइट ये होंगे, दे आर सिग्निफिकेंट. ठीक है, अगला पॉइंट उसी पर है. चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखें. ऑल जीरोज, ध्यान से है ना, जो भी आपने पॉइंट बोला उसी को सिग्निफाई कर रहा है ये. ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, to the right of the decimal point but to the left of a non-zero digit are not significant. क्या कह रहा है? अगर मैं लिखूं 0.0161 या लिख दूं, और आई मे गो अहेड विथ 0. हमने पॉइंट क्या लिखा? ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. राइट. हाँ, तो 0.0161 या मैं लिख दूं 0.161. इन दोनों ही केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स केवल कितने होंगे? 3. इन बोथ द केसेस 3. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, यही आपने पॉइंट हाईलाइट किया था अभी. ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, to the right of a decimal point are significant. ठीक है, आर सिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 161 सेंटीमीटर या मैंने लिख दिया 161.0 सेंटीमीटर,
या लिख दिया 161.00 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे? 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। ओके, क्या समझ में आया? 0 डेसिमल के बाद अगर आ रहा है, 1 आए 2 आए जितने भी आए, दे आर सिग्निफिकेंट, दे आर सिग्निफिकेंट। ओके, कब? ऑफ कोर्स व्हेन दे आर, ऊपर के दोनों रूल्स, दोनों तीनों रूल्स को आप मिला दीजिए कि अगर कोई यूनिट है, इफ इट इज़ अ मेजरमेंट, दे आर इम्पॉर्टेंट। इफ इट हैज़ टू बी विथ सम सेंटीमीटर, मैंने एग्जांपल में सेंटीमीटर जानबूझ के लिखा, ठीक है। इट हैज़ टू बी सिग्निफिकेंट। अगर हमने कहा है कि 161.0 सेंटीमीटर, देन इट हैज़ टू बी 0 सेंटीमीटर, फिर वहाँ 0.1 नहीं चलेगा, या 160.99 नहीं चलेगा। इट इज़ सिग्निफिकेंट। बात समझ में आ गई? इट्स अ मेजरमेंट। ओके, तो 0, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ सिग्निफिकेंट, ठीक है। कुछ जगह कुछ टीचर्स इस बात को मानते हैं कि ये वाला जो रूल है इसको इग्नोर कर देते हैं, दे से नो, इफ़ डेसिमल लग गया है तो 0 बाद वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाला पॉइंट कभी कभी किसी स्कूलों में किसी टीचरों के थ्रू इसको इग्नोर किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी रेफरेंस बुक वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा अपने स्कूलों में कंसल्ट करके उस हिसाब से आंसर लिखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 7th, the number of significant figures, the numbers of significant figures the number of significant figures does not depend, अब ये वाला पॉइंट कंफ्यूजन के लिए नहीं है, इसको समझिएगा, does not depend on the system of units, on the system of units, does not depend on the system of unit। अब इसका मतलब ये है on system of unit, अब इसका मतलब ये है कि अभी ऊपर जितने भी पॉइंट्स बताए मैंने कहा कि अगर हमने कोई यूनिट डाल दी है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ समथिंग, देन इट इज़ सिग्निफिकेंट, इट हैज़ टू बी सिग्निफिकेंट। तो अब इस पॉइंट में क्या कह रहा है? तो यहाँ ये मतलब है कि अगर मान लीजिए मैंने लिखा लेटर से 16.4 सेंटीमीटर, ओके, इसको क्या लिख दिया? 16.4 सेंटीमीटर। अब इसी को अगर मैं लिख दूं 0.164 मीटर, सेम है, सेम है, यस, इक्वल टू साइन लगा दो, लग सकता है। अब इसी को अगर मैं किलोमीटर में लिखना चाहूँ तो इक्वल टू 0 पॉइंट, अब मीटर और किलोमीटर में 1000 का फ़र्क होता है, ठीक है। अगर इसी को लिख दिया जाए 0.00164 किलोमीटर, अब भले इसको इक्वल ना करो, समझाने के लिए इक्वल ना करो, ओके, या किसी को भी इक्वल मत करिए, आप बस इतना समझिए कि अगर मैं इस टाइप में लिखना चाह रहा हूँ तो यहाँ हर जगह तीनों ही केस में सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही है। अब वो सेंटीमीटर और मीटर में फ़र्क नहीं पड़ जाएगा कि अरे मीटर है तो ये वाला 0 नहीं, ये प्रीवियस पहले वाला 0 है, इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, या इस वाले में नहीं सर डेसिमल के बाद इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। बात समझ में आ गई? 3 तो 3, फिर यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर, देन इट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज, नो। आई बात समझ में? तो ऑल द केसेस, ऑल 3 केसेस क्या हो रहा है? सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, समझ गए? क्लियर? तो सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर हुआ। इस पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपकी जो भी यूनिट्स वगैरह होंगी उसमें पूछा जा सकता है। फाइनल्स में एक आध क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पेपर कितना लेंदी बन रहा है, क्या हो रहा है।
नेक्स्ट टाइटल, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट, अ मेजरमेंट, राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट। मुझे लगता है इसमें लगभग 4 पॉइंट्स तो हमें, 5 पॉइंट हमें पहले से पता रहते हैं, या 4 कह लूँ मैं, 4 भी ऑलरेडी नो, 2 थोड़े से एडिशनल आ जाते हैं। क्या है देख लेते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ बचपन से करते आ रहे हैं। पहला पॉइंट लिखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit is left unchanged. फिर से पढ़ रहा हूँ, if a digit to be dropped is smaller than 5, if the digit to be dropped is smaller than 5, then the preceding digit is left unchanged. एग्जाम्पल लिखें, 1.793 या 763 कर दो, ठीक है। हमें ड्रॉप किसे करना है, 3 को ड्रॉप करना है। बोलूँ क्या, फिर से स्टेटमेंट बोलूँ? ओके, तो यहाँ ध्यान दो, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर है 1.763 और हम इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो ड्रॉप किसे करना है हमें, थर्ड वाले को। क्या लिखा है, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसे हमें ड्रॉप करना है वो 3 है, तो 3 के कारण इसके जो प्रीसीडिंग वैल्यू है इस पर कोई असर नहीं होगा, एंड वी विल राउंड इट ऑफ एज 1.76 वेरी कन्वीनियंटली। आ गया समझ में, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, if the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit is increased by 1. Then the preceding digit is increased by 1. यहाँ फिर से हम समझेंगे, अगर मान लीजिए हमने कहा कि फिर से 2 डिजिट्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, तो इस वाले को हमें ड्रॉप करना है, थर्ड वाले को। अब ये वैल्यू क्या है, इट इज़ मोर देन 5, तो उसके प्रीसीडिंग वैल्यू को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे, दिस बिकम्स 1.77। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स हम लोग कवर कर चुके हैं अपने एलिमेंट्री क्लासेस में, राइट। थर्ड पॉइंट, if the digit to be dropped is 5, if the digit to be dropped is 5, followed by non-zero digits, followed by non-zero digits, followed by non-zero digits, then the preceding digit is increased by 1, then preceding digit is increased by 1। इसको समझ लें, 1.7650 एक एग्जाम्पल है, इसे जब हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो लिखेंगे 1.76 ओनली, वी विल नॉट इंक्रीज इट्स वैल्यू बाय 1। लेकिन अगर 1.7651 है जिसे हमें ड्रॉप करना है, दोनों तरफ हम कंपेयर कर रहे हैं, उसके बाद वाली वैल्यू को आप देखिए, अगर नॉन जीरो डिजिट है, इट कुड बी 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी, जिसे हमें ड्रॉप करना है, ठीक है, वो अगर नॉन ज़ीरो है तो जो प्रीसीडिंग वैल्यू है दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, देन इट विल बिकम 1.77। और अगर 5 के बाद, मतलब अगर 5 आता है आपका किसी डिवीजन में
और वो वैल्यू आगे भी डिवाइड हो रही है, तो उसको आगे बढ़ाकर हमें देखना है कि 5 के बाद 0 आ रहा है या 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बीच कुछ आ रहा है। अगर आ रहा है तो आगे वाला इधर वाला बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि 100 तक का अगर हमारे पास कोई कैलकुलेशन है तो 50 तक 50 तक हम कोई चेंज नहीं लाएंगे। 51 से 100 में हम 1 ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आई कि उसको हमने बराबर 20 से डिवाइड कर दिया। पहले क्या करते थे, 5 और बिगर देन 5, है ना। इन आर एलिमेंट्री क्लासेस हम क्या करते थे, इफ 5 और ग्रेटर देन 5 तो प्रीसीडिंग वाले को बढ़ा देते थे सीधे। यस और नो। पर अब हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि 5 के बाद हमें एक बार और करके देखना है। 5 को अगर हमें ड्रॉप करना है तो 5 के बाद वाला डिजिट क्या है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लो अगर आंसर आता है, जैसे हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं 0.125, इसको राउंड ऑफ करना है टू 2 डिजिट, क्या करेंगे आप? 0.125 इसे हमें राउंड ऑफ करना है टू 2 डिजिट, क्या करेंगे? 0.13 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे ये तो कैलकुलेशन यहाँ ख़त्म हो गया भाई। 1/8 अगर मैं करता हूँ, मान लो 1/8 का आंसर है ना ये, ठीक है। तो 5 के बाद क्या आ रहा है? बात समझ में आई? ठीक है भाई। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो हम लोगों ने क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये तो टर्मिनेट हो रहा है ना 5 के बाद। 5 के आगे हम इसको डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, आप करके देख लेना घर में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसके आगे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। एंड देयरफॉर प्रीसीडिंग को हम इंक्रीज नहीं करेंगे, ये वाला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, इस पर ध्यान देंगे। चलिए दोनों एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो सिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट, राउंड ऑफ समझ में आ गया कैसे किया? ओके ना। कितने 3 पॉइंट हो गए हमारे। चौथा पॉइंट लिखिए, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, if the digit to be dropped is 5, if the digit to be dropped is 5, then the preceding digit is left unchanged, then the digit is left unchanged, then the preceding digit is left unchanged if it is even, if it is even, if it is even। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इसको यहाँ पर आप लिख लें 6 और फिर से लिखिए 1.7751 और ये आ जाएगा 1.78। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप 5 6 जो लिखा है, इसके पहले वाला 6 है, उसको आप ये लिखेंगे और इस पर रूल कौन सा लगेगा? ये वाला, कि अगर हमें 5 को ड्रॉप करना है, 5 के बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 5 के बाद अगर 1 आ रहा है तो प्रीसीडिंग वैल्यू को हम क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। ये हो गया इंक्रीज, ओके। लेकिन अगर 1.7651 है तो उसे अनचेंज छोड़ देंगे, 1.76 ही रहने देंगे। क्यों? बिकॉज जिसे ड्रॉप करना है रूल कहता है कि इसे हमें इंक्रीज करना है, लेकिन ये डिजिट कैसा है? इवन है, तो इवन रहने देंगे, उसको ऑड नहीं बनाएंगे। ओके, रूल समझ में आया? ठीक। लास्ट रूल इसी से रिलेटेड है। If the digit to be dropped is 5, if the digit to be dropped is 5, if the digit to be dropped is 5, then the preceding digit is increased by 1, then the preceding digit is increased by 1, then the preceding digit is increased by 1 if it is odd, if it is odd, if it is odd। ठीक है। अभी ऊपर हमने जो एग्जांपल लिखा है उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि अगर 1.7751 है
क्योंकि अगर हमें 5 को ड्रॉप करना है तो ऊपर वाला रूल तो एक्टिवेट होगा कि उस 5 के बाद क्या है वो देख लो, 0 है तो नहीं होगा कुछ, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया कि भैया 1 का भी सिग्निफिकेंस है, अब हमें प्रीसीडिंग को बढ़ाना तो पड़ेगा। अब इसको बढ़ाते समय आप ये देखेंगे इवन है कि ऑड है। अब ये ऑड है तो ये इंक्रीज होगा, इवन होगा तो नहीं होगा। ठीक है, इंक्रीज तो करना है, पर कब करना है? अगर वो इवन है, ऑड है तो इंक्रीज करना है, देन इट बिकम्स 1.78। ओके, एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। अब एक्यूरेसी क्या है उसको डिफाइन कर लेते हैं। ये जब तक आपकी फर्स्ट यूनिट वगैरह नहीं होती स्कूल में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान देना है, वो तो आएगा ही, मतलब है ना, क्योंकि पढ़ाया गया है। बाकी फाइनल्स तक ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। हाँ, लेकिन आपको दिमाग में रखना होगा क्योंकि बाकी के जो कैलकुलेशंस होंगे उनके सोल्यूशन या आंसर इन पॉइंट्स पर निर्भर करेंगे। बात समझ में? तो इसका आगे चल के आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उस पर इंपॉर्टेंस आ जाएगा रादर देन स्पेसिफाइंग दीज पॉइंट्स, है ना, प्रिसाइसली। चलिए एक्यूरेसी को लिख लीजिए। एक्यूरेसी की डेफिनेशन, एक्यूरेसी इज रेफर्ड टू द क्लोजनेस, एक्यूरेसी इज रेफर्ड टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट, टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट। Accuracy is referred to the closeness of a measurement to the true value, closeness to the measurement to the true value of physical quantity, of physical quantity. ठीक है, तो जैसे जैसे आप एरर्स कम करते जाएंगे हमारा आंसर विल बी मोर एक्यूरेट, सीधी बात, राइट? So if we want to be more accurate, we need to remove or we need to ignore errors. हमें errors को हटाना होगा तो हम उतना accurate होंगे, right? Precision क्या है वो लिख लीजिए। Precision is referred as the resolution, as the resolution or the limit, or the limit to which the quantity is measured, फिर से पढ़ रहा हूँ। Precision refers to the resolution or the limit to which the quantity is measured। ठीक है, मतलब हमें कहाँ तक कोई मेजरमेंट लेना है, कितना प्रिसाइज हमें चाहिए, तो हम यूनिट्स कहाँ तक लें या उसका मेजरमेंट हम कितनी बारीकी से लें, दैट इज कॉल्ड एज प्रिसीशन। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है ये? हम जिस डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं उसके लीस्ट काउंट पर ये डिपेंड करता है कि हम उसके कितने लीस्ट पॉइंट तक या उसके लीस्ट काउंट तक हम पहुँच के एक एक्यूरेट आंसर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हाउ प्रिसाइज, ये किस पर निर्भर करेगा? हमारे मेजरिंग डिवाइस पर निर्भर करेगा कि हमारा मेजरिंग डिवाइस कितना प्रिसाइज है। मैं उससे तो आप ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे ना, तो डिवाइस पर डिपेंड करेगा। डिवाइस अगर एक्यूरेट है तो आप भी एक्यूरेट है, यस और नो, बात समझ में? तो यहाँ लीस्ट काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टाइटल, एरर्स, एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर का फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला होता है, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस
मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एरर, एरर के अंदर ही एक सब टाइटल है टाइप्स ऑफ एरर, लिखिए टाइप्स ऑफ एरर। पहला है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर क्या है, शॉर्ट में हम लोग एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि ये क्या है। अफेक्ट्स ईच ऑब्जर्वेशन, AFFECT, affect each observation by the same amount, भाई तभी तो कांस्टेंट है, by the same amount due to faulty calibration of the scale, अब इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका आप क्या कर सकते हैं, स्केल को चेंज कर दो, राइट। अगर फॉल्टी एरर आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, देन स्केल को चेंज कर दो, इसका और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, एक अच्छी कंपनी की भैया ब्रांडेड वाली ले लो, है ना, इस टाइप का समझ लो आप, तो इसका इतना ही इलाज है। सेकेंड इज सिस्टमैटिक एरर, सेकेंड है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, लिखिए डैश करके लिखिए, द एरर्स टेंड्स टू अकर in one direction, tends to occur in one direction, either positive or negative, ठीक है, फुल स्टॉप करके आगे लिख लीजिए। सच एरर्स can be eliminated, such errors can be eliminated once we know the rule which governs them, once we know the rules which govern them, अब इसी में सिस्टमेटिक एरर में और भी पॉइंट्स आएंगे, आगे लिखिए। दीज एरर्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, सिस्टमेटिक एरर कितने, कुछ फॉलोइंग टाइप्स में हैं। दीज एरर्स अकर ड्यू टू, क्या लिखा अपन ने, आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, डैश करके लिख लीजिए। अकर्स ड्यू टू द इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड imperfections, imperfections in experimental techniques, डैश करके लिखिए। occurs due to the limitations of the experimental arrangement, ठीक है। इसी में आगे और लिखिए, सच एरर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर,
such errors cannot be eliminated altogether, but necessary corrections can be applied, but necessary corrections can be applied, but necessary corrections can be applied for them. ठीक है. थर्ड पॉइंट, पर्सनल एरर. पर्सनल एरर डैश करके लिखिए. अकर्स ड्यू टू इंडिविजुअल्स बायस. इंडिविजुअल्स बायस. इंडिविजुअल बायस. ड्यू टू इंडिविजुअल्स बायस, कॉमा, lack of proper settings, lack of proper settings of apparatus, lack of proper settings of apparatus, or individuals carelessness, or individuals carelessness in taking observations, in taking observations without observing proper precautions, without observing proper precautions. Fourth, error due to external causes. Errors due to external causes. एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज. डैश करके लिखिए. चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस, चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा. प्रेशर, टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा. ठीक है. फुल स्टॉप करके लिखिए. अब इनको रिमूव कैसे करें, लिखिए इसको फुल स्टॉप करके. These errors can be minimized. These errors can be minimized by controlling the external conditions, by controlling the external conditions during the experiment. During the experiment. टाइप्स ऑफ एरर में से नेक्स्ट आ जाएगा रैंडम एरर. और यहाँ पर आज हम ब्रेक लेंगे. अभी और भी एरर्स हैं, लगभग 3 और लिखने हैं, मतलब टोटल 5 एरर्स हैं, तो इन्हें हमें आगे देखना है. रैंडम एरर को हम अगली क्लास में कवर करेंगे. ठीक है. आज यहाँ क्लोज करते हैं. थैंक यू. टेक केयर. वंदे मातरम.